नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में बात हम आज करेंगे आतंकवाद के मामले में आरोपित एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के 11 साल जेल में गुजार दिए और आखिरकार साबित ये हुआ कि वो निर्दोष था। सीबीआई ने पाया कि 41 साल के इरशाद अली को पुलिस ने जानबूझकर फंसाया। इस 11 सालों के दौरान उनकी माँ और बेटी दोनों का देहांत भी हो गया। इतना ही नहीं, एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इरशाद अली ने जो कहानी बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी एक बार फिर से नए सिरे से सवाल उठाती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर। लेकिन कहानी सिर्फ अली की नहीं, सामान्य वर्गों के अलावा सैकड़ों की तादाद में देश के कमज़ोर वर्गों के, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों के लोग बिना सज़ा पाए भारतीय जेलों में सड़ रहे हैं। आखिर अली और उनके जैसे नागरिकों का जीवन तबाह करने का अधिकार किसको है? आखिर कौन है जो इस पूरे मामले पर जवाबदेह है? ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रकाश सिंह इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान संजय हेगड़े हैं, जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के मानवाधिकार के मुद्दों पर भी काम करते रहे हैं। दूसरी मेहमान हमारे साथ मनीषा सेठी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया में और इसके अलावा जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन से भी संबंधित हैं। साथ ही रवि नायर भी मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सभी मेहमानों का स्वागत है। मनीषा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि कई इस तरह के मामले आपने भी डील किया, खासकर जबकि जामिया के छात्रों के ऊपर जब इस तरह के आरोप आए। इस मामले में आपको ऐसा क्या है जो चौंकाने वाला लगता है, जिस पर हमें बात करनी चाहिए? देखिए, चौंकाने वाला भी है और नहीं चौंकाने वाला भी है। अगर कोई इस तरह के केसेस को फॉलो कर रहा हो, एक पैटर्न हम लोगों को दिखता है। जैसे हम लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट निकाली थी फ्रेम डैम्ड एक्विटेड, जिसमें पहले 16 केस, उसके बाद 24 केस का हम लोगों ने स्टडी किया था, वो सब के सब दिल्ली के केसेस थे। और अगर एक पैटर्न देखा जाए तो सब के सब एक तरह से कि पुलिस या खास करके जो जांच एजेंसी स्पेशल सेल है दिल्ली की, वो क्लेम करती है कि ये अल बदर या हुजी या एलईटी या किसी का आतंकवादी है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करती है। उसके बाद अखबारों में तमाम इस तरह का स्टोरी चलती है जो सिर्फ पुलिसिया इनपुट्स के ऊपर बेस्ड होती है, कोई क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज़ का नहीं रहता है। उसके बाद ट्रायल चलता है, सालों लोग जेलों में सड़ते हैं, बेल नहीं मिलता है ज़्यादातर केसेस में, और उसके बाद फाइनली एक्विटल होता है। लेकिन एक्विटल का उस वक्त 10, 11, 12 साल के बाद कोई मतलब रह नहीं जाता है खास। तो ये एक कहानी है, लेकिन इसमें जो सबसे शायद यूनिक जो चीज़ है इस कहानी में वो ये है कि इस केस में इनके वकीलों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और सीबीआई जब जांच की इस केस में तो पाया कि इरशाद और मुआरिफ ने जो बात कही थी अपनी कि हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम आईबी के इन्फॉर्मर्स हैं, हम स्पेशल सेल और आईबी के लिए काम करते थे, वो सीबीआई की जांच ने उसको सही पाया। उनके जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स थे उसमें आईबी के दफ्तरों से उनके अफसरों के फ़ोन आ रहे थे, जा रहे थे, होम मिनिस्ट्री के दफ्तर से फ़ोन आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये साबित उन्होंने सीबीआई ने किया कि, लेकिन उसके बावजूद भी 2008 में जब ये साबित हो गया, उसके बावजूद भी 2016 तक 8 साल और लग गए उसके जीवन के यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर ये सीबीआई की जांच के बाद होना ये चाहिए था कि उनको तुरंत डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। और जो सीबीआई की रिपोर्ट थी, क्लोजर रिपोर्ट, उसमें साफ कहा गया था, उन्होंने अफसरों के नाम लेकर के बोला था कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो चार्जशीट भी कायम रही जो स्पेशल सेल ने दायर की थी, और ये क्लोजर रिपोर्ट भी एक तरह से दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया। और उसके बाद ट्रायल इतने साल, 8 साल चला और उसके बाद आ जाके इनका एक्विटल हुआ। तो ये एक तरह से एक यूनिक कहानी भी है, लेकिन साथ साथ इट्स पार्ट ऑफ अ पैटर्न। जो देखिए मनीषा, इसके अलावा जो इस पूरी कहानी में जिस तरह की बातें बताई गई हैं, खासकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार को जो इंटरव्यू में तफसील से विस्तार से जो है इंटरव्यू दिया गया है, उसमें यहाँ तक कहा गया है कि बाकायदा एक आतंकवादी नेटवर्क बनाने की एक साजिश के तौर पर पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल ने कहा कि आप ऐसा करिए। क्या ये सब कुछ विश्वास करने लायक है? आपको लगता है कि उन्होंने कहा कि एक गाँव जाइए, वहाँ पर आप युवकों को बहकाइए, फिर एक मीटिंग करिए, फिर हम रेड करेंगे, हम दिखाएंगे कि देखिए देश में आतंकवाद पनप रहा है? देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम इस पर शक क्यों करें जो ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो बाकी जो दावे हैं वो सारे साबित हुए हैं, वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह सबसे साबित हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले भी हम लोग अभी बात कर रहे थे इससे पहले भी कि किस तरह से कई सारे मामलों में इशरत का संजय जी जिक्र कर रहे थे, इशरत जहाँ वाले मामले में जिसमें प्रणेश पिल्लई या जावेद जो कि पुलिस इन्फॉर्मर थे, अफजल गुरु एक तरह से एसटीएफ के इन्फॉर्मर थे। तो ये कई मामलों में, और हम लोगों ने भी जो डॉक्यूमेंट किया है कई सारे केसेस में, उसमें ये मामला लगता है कि जब पुलिस के लिए इनकी यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उनको इस तरह से सिनिकल तरीके से किस तरह से केसेस में फंसा करके उनके ऊपर केस बनाए जाते हैं।
प्रकाश सिंह जी, आप यहाँ सुन रहे थे मनीषा सेठी क्या कह रही हैं। काफ़ी हद तक जो है आरोप ये लग रहा है कि आखिर देश के पुलिस अधिकारी जिनको नागरिकों को सुरक्षित रखने का अधिकार है, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का काम है, आखिर वही अगर मासूम निर्दोष नागरिकों के ऊपर इस तरह जुल्म ढाते हुए, उन्हें मामलों में फंसाते हुए, और ये सिर्फ बहुत मामूली मामला नहीं है, आतंक का मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कि अगर इस तरह के झूठे आतंकवादी मामले होंगे, लोगों को झूठे तौर पर फंसाया जाएगा, तो असली आतंकवाद से भी कैसे लड़ा जाएगा? और आखिर इन जो निर्दोष नागरिक हैं, इनकी जिंदगी के, इनके जीवन के इतने साल कौन लौटाएगा? देखिए, आप जो बात कह रही हैं वो अपने आप में सही है, और पर हमें इस समस्या को एक बड़े पैमाने पे, पूरे बड़े पर्दे पे देखना पड़ेगा। ये समस्या पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार से संबंधित है। पुलिस में क्या कमज़ोरी है, प्रोसिक्यूशन में क्या कमज़ोरी है, सीबीआई में भी क्या कमज़ोरी है, जुडिशल सिस्टम में क्या कमज़ोरी है, और क्यों इस तरह के आदमी गलत तरह से आरोपित किए जाते हैं और फिर उनके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है। क्या पुलिस पे कोई दबाव, कभी कभी पुलिस पे इतना दबाव रहता है कि आप जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करिए, फिर उस जल्दीबाजी में कभी कभी गलत आदमी भी फंस जाते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। पुलिस की बदयांती भी हो सकती है, पुलिस का ख़राब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है टू प्रोड्यूस क्विक रिजल्ट्स, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। पुलिस की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, पुलिस की अपनी कमज़ोरियाँ हैं। फिर सवाल यह है कि पुलिस ने अगर उनको चार्जशीट किया तो फिर प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने उस एविडेंस को कैसे इवेल्युएट किया, क्यों उन्होंने उसमें खामी नहीं पाई, और क्यों उन्होंने उस चार्जशीट को आगे बढ़ाया, कोर्ट में क्यों ले गए। कोर्ट में भी फिर इतने दिनों तक ट्रायल होता रहा। आप बता रहे हैं कि बीच में सीबीआई ने कह दिया कि पुलिस ने फंसाया, तो फिर अगले इतनी 8 साल की लंबी अवधि क्यों लगी? आखिर इतना लंबा ट्रायल चलने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंचती है कि ये झूठे फंसाए गए हैं? तो सारी चीज़ें पुलिस से शुरू होती हैं, पर उसमें प्रोसिक्यूशन एजेंसी का भी अपना एक गलत योगदान रहता है, जुडिशल सिस्टम का अपना एक गलत योगदान रहता है कि आप इतने लंबा खींचते हैं। तो सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा एकदम लचर हो गया है, एकदम गिर रहा है। मलिमत कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कोलैप्सिंग। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक अकेली पुलिस तो उसका एक खंभा है, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन एजेंसी दूसरा खंभा है, जुडिशल सिस्टम तीसरा खंभा है, जेल्स चौथा खंभा है। ये सब खंभे आप देखिए सब चरमरा रहे हैं। अब जेलों की हालत आपने देखा, कैसे कैदी भाग जाते हैं। कहने का मतलब मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, पर जब पुलिस में सुधार की बात होती है तो सब लोग खामोशी अपना लेते हैं। लेकिन प्रकाश सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे की बात की, और बात वही की वही रह गई। बिल्कुल, आपने ये बात महत्वपूर्ण उठाई है जो हम भी यहाँ पर चर्चा करना चाहते थे, पूरे जुडिशल सिस्टम के बारे में, जुडिशल जस्टिस सिस्टम के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये भी जिक्र हो रहा है कि आखिर क्या कुछ ख़ास वर्गों के लोग, कमज़ोर वर्गों के लोग जो हैं, उनको ख़ासकर जो इस सिस्टम है उसकी एक मार झेलनी पड़ती है, यानी कि सामान्य नागरिकों के अलावा, सामान्य वर्गों के नागरिकों के अलावा क्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, इन समूहों के साथ भेदभाव होता है? क्या इस बात को स्वीकार करने का वक्त आ गया है? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कि कोई भेदभाव होता है, और जिस तरफ से जिसे कहते हैं नीडल ऑफ सस्पिशन जाती है, वो नीडल ऑफ सस्पिशन गलत भी हो सकती है। जिस तरफ नीडल ऑफ सस्पिशन जाती है उस तरफ आदमी उठाए जाते हैं। अब देखिए, अनिल अंबानी कोई आतंकवाद की घटना तो करेंगे नहीं, आतंकवाद की घटना तो कोई और तबके के ही लोग करेंगे। तो इस तरह से ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में। अब मैं इस केस का अलग ख़ास तौर से बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ एक्विटल होता है फॉर वांट ऑफ एडिक्वेट एविडेंस, क्योंकि हमारा सारा जुडिशल सिस्टम है वो इसमें बेस्ड है कि ही शुड बी फाउंड गिल्टी विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, मतलब एकदम अकाट्य प्रमाण होने चाहिए तभी जाके उसकी सज़ा होती है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, मैं समझता हूँ एक्विटल के अगर 100 केसेस होते हैं तो उसमें 40, 50, 60 तक ऐसे होते हैं जहाँ की पुलिस ने एविडेंस सही ढंग से नहीं रखा, या सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, या प्रोसिक्यूशन ने सही ढंग से उसको आर्ग्यू नहीं किया, इसलिए वो एक्विट हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो निर्दोष है, पर इसलिए कि उसके खिलाफ एविडेंस सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सका, सही ढंग से इकट्ठा नहीं किया जा सका। मैं इस जो आप संदर्भ लेकर चली हैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ। एक्विटल्स होते हैं, और एक प्रोसिक्यूशन सिस्टम में क्या कमजोरी है वो एक अलग बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संजय हेगड़े जी, बताइए फिलहाल कि जी हाँ, मैं वापस लौटती हूँ आपकी तरफ दूसरे सवालों के साथ।
संजय हेगड़े जी, बताइए, जो महत्वपूर्ण बातें अभी की हैं प्रकाश जी ने, उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक खास तरह के लोग खास तरह का आतंकवाद करते हैं, हालांकि भारत में अभी कई तरह का आतंकवाद भी है, उग्रवाद भी है, तमाम तरह के डिस्टर्बेंसेस हैं। इसके अलावा ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से समझा जाना इस बात को कि शायद कुछ खास तबके के लोगों के साथ लोअर जुडिशरी, लोअर ब्यूरोक्रेसी या पुलिस में जो है वो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये मानना ठीक नहीं है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अभी प्रकाश जी ने एक कहा था कि अनिल अंबानी तो आतंकवाद में तो होंगे नहीं। मानता हूँ अनिल अंबानी आतंकवाद में नहीं होंगे, पर किसी आतंकवादी को वो या कई आतंकवादी के पास जब पैसा पहुँचता है तो शायद अंबानी का भी इंटरेस्ट हो सकता है, किसी और का भी इंटरेस्ट हो सकता है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के नाम आ चुके हैं। आपको याद होगा कि असम में उल्फा के समय टाटा पर भी केस चला था। तो ये मान के चलना कि बड़े आदमी ऐसे मामलों में नहीं होंगे, वो गलत है। दूसरी चीज़, जब बड़े आदमी फंसते हैं तो बड़े वकील भी आ जाते हैं। जब बड़े वकील आ जाते हैं तो बेल ये वो सब जल्दी हो जाता है। तो जो इन्वॉल्वमेंट जो स्टेट का है और जो जुडिशल सिस्टम का है, वो बड़े आदमियों के लिए अलग है, और जो आम नागरिक है और जो शोषित आदमी है उसके लिए बिल्कुल ही अलग है। अब बहुत सारे केसेस होते हैं कि शायद किसी का रोल हो भी तो कुछ पेरिफेरल होगा। कोई आतंकवादी आके उसके घर पे खाना खा के गया होगा, क्योंकि वो तो आतंकवादी को तो निकाल नहीं सकता है, खाना तो खिलाना पड़ता है, वरना गोली मार देगा। पर पुलिस वाले उसको भी एडिंग एंड अबेटिंग में घेर लेते हैं। वो तो जेल में पड़ा ही रहता है, क्योंकि अरे आतंकवादी केस में हम बेल कैसे दें। जब तक ये माइंडसेट क्लियर ना हो, जब तक पुलिस अपने जो ऑपरेशंस है और जो इन्वेस्टिगेशंस है फोकस ना करे, तब तक ये मामला चलता रहेगा। क्योंकि पुलिस का एक और अप्रोच मैं देखता हूँ बहुत सारे मामलों में, सबको घेर लो, फिर बाद में किसको सजा देना है किसको नहीं देना है वो सब कोर्ट का काम है। अगर आप सबके ऊपर मुकदमा चलाते हो तो मामला ऐसा हो जाता है कि जो मेन एक्यूज्ड है वो कभी निकल जाता है, दूसरे आदमी फंस जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक फोकस नहीं आता है इन्वेस्टिगेशन में, फिर बाद में चार्जशीटिंग में और प्रोसिक्यूशन में, तब तक ये सब क्या लोअर स्तर पर ज्यादा होता है, लोअर जुडिशरी में और पुलिस के हाथों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा काम तो यही होता है, बाकी जो ऊंची अदालतें हैं वो तो सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन जो होता है, गवाह सबूत होते हैं, उन्हीं के आधार पर अपील पे चलते हैं, और जो रिकॉर्ड बन जाता है लोअर कोर्ट में उसी पर चलते हैं। तो मैं उसी रिकॉर्ड बनने की स्तर की बात कर रही हूँ कि आपको लगता है कि इस स्तर पर सबसे ज्यादा भेदभाव है क्या? देखिए, ऐसा है कि गरीब आदमी को अगर पुलिस वाला पकड़ लेता है तो उसे छुड़ाने के लिए कोई आता नहीं है। जब कोई अमीर आदमी या मध्यम वर्ग के आदमी को पकड़ लेता है तो लोकल नेता आ जाता है, कुछ और आ जाता है। तो पुलिस को जब केस बंद करना हो, केस फाइल बंद करना हो और एक दो को के ऊपर मुकदमा चलाना हो, तो गरीब आदमी आसानी से मिलता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ है। लेकिन इसके अलावा जो अदालतों के बारे में बात की जा रही है, जिन खंभों का जिक्र कर रहे थे अभी प्रकाश सिंह जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो प्रोसिक्यूशन का भी उन्होंने कहा कि भाई पुलिस ने जो भी कुछ आपके सामने रख दिया, क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन ने उस पर जो है वो कोई सवाल उठाया? प्रोसिक्यूटरल ब्रांच को इंडिपेंडेंस है, स्वायत्ता है। दूसरे देशों में प्रोसिक्यूशन ब्रांचेस कहते हैं भैया पुलिस वाले आप जो ये सब सबूत ले आए हो उससे केस बनता नहीं है, पर अगर इसको सजा दिलाना है तो प्ली बार्गेन कर लीजिएगा, इतने 6 महीने, फिर प्रोबेशन, फिर ये सब देख के कुछ डील कर लेते हैं और मामला ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुक्ड अनकुक्ड सारे खिचड़ी एक साथ डाल देते हैं प्रोसिक्यूशन ब्रांच पर। प्रोसिक्यूशन ब्रांच बोलता है मैं क्यों काम करूं, और ये अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूं तो मुझे प्रोसिक्यूटरल पैनल से निकाला जाएगा। जैसे रोहिणी सालियान करके एक प्रोसिक्यूटर थी NIA की, उसकी वो भी जब उन्होंने ऑब्जेक्शन निकाला तो उन्हें हटाया गया। तो जब तक लोगों के रोल्स डिफाइन नहीं होते हैं और उन्हें जवाबदेही नहीं होता है,
तब तक कि बिल्कुल। ये सिस्टम लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है इसके साथ साथ कि पुलिस के ऊपर तो ये पाबंदी है कि आप इतने दिनों के अंदर जो है अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे, लेकिन अदालत में इस बात को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक जो है आप ये मामला तय कर देंगे, कब तक जो है किसी आदमी को दोषी या निर्दोष करार दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो खासकर इरशाद अली जैसे लोगों के मामले में तो उसीलिए तो ये है कि इतने दिनों में चार्जशीट फाइल करना चाहिए, पर क्योंकि वो प्रावधान है तो पुलिस हर मामले में चार्जशीट दखल कर देती है उसके अंदर। तो और जब चार्जशीट पे ग्रेव एलिगेशंस होते हैं तो बेल देना मुश्किल होता है। आप कोई भी अदालत में जाइए, हर एक जज के पास 100 केस एक दिन लगे हैं। एक कोई भी जज हो, 5 केस 10 केस, कोई वकील को पूछिए कितना हैंडल कर सकता है। कितना हैंडल कर सकता है। दिन में 10 केस मैक्सिमम कर सकता है। बिल्कुल। पर ये जब बर्डन इतना बढ़ जाता है तो फिर तारीख पे तारीख होने लगती है। रवि नायर जी, अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि फिलहाल जितने खंबे बताए गए हैं वो सब तो अपने लिए जिम्मेदार हैं ही, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जवाब दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता था। बहुत सारी बातें अभी कही जा रही हैं जिससे शायद सुनने वाले गुमराह हो सकते हैं। पहली बात तो प्रोसिक्यूशन सिस्टम के बारे में जो कहा गया, प्रोसिक्यूशन सिस्टम 2005 के बाद से हर स्टेट में अलग अलग डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो गए हैं जो पुलिस के अधीन नहीं हैं। अब इसका अच्छा असर पड़ा है या बुरा असर पड़ा है ये अलग एक विषय है, पर मैं यहाँ जो बात कही गई उसका केवल संशोधन कर रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन अब अलग हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है राज्य स्तर पे। और एक ये भी कहना है कि अलग होने की वजह से जो तालमेल और जो सामंजस्य पुलिस और प्रोसिक्यूशन में होता था वो अब नहीं रह गया है। इससे अलग एक इसका असर जो है कन्विक्शंस पे दिख रहा है। आप देखेंगे कि सीबीआई में कन्विक्शन का रेट करीब 70 और 80 के बीच में रहता है, और जबकि राज्य स्तर पे कन्विक्शन का रेट मुश्किल से 35-40 के बीच में रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो सामंजस्य प्रोसिक्यूशन और पुलिस में पहले था वह अब नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एजेंसी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। फिर अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा गया कि साहब तारीख पड़ती है इसलिए क्योंकि जुडिशरी का काम बढ़ गया है। अब ये तो देखिए, अगर ये आर्गुमेंट आप लीजिए तो मैं पुलिस के बारे में भी कह सकता हूँ। पुलिस आज ओवरवर्कड है, अंडर स्टाफ्ड है, और मतलब अगर आप उसका पुलिस और जनता का जो रेशियो देखें तो हिंदुस्तान में मुश्किल से 180 करीब होना चाहिए, और वास्तव में 140 करीब है, क्योंकि बाकी सब पोस्टें खाली पड़ी हैं, और 180 भी कम है। आदर्श जो है 233 की फिगर है। तो पुलिस तो ओवरवर्कड और अंडर स्टाफ्ड रोज़ की रोज़ है। तो फिर ये बात जो तारीख पे तारीख जुडिशरी के लिए दी जा रही है, पुलिस के लिए क्यों नहीं कही जाती? पुलिस ये बहाना नहीं लेती है। हम तो 24 घंटे में जितना 16 घंटे भी काम करते हैं। जुडिशरी को इतनी स्कूल के लड़कों की तरह छुट्टी क्यों चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये बड़ा मुद्दा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, मेरे पास समय कम है, दूसरे मेहमान को भी शामिल करना चाहती हूँ, मैं आपको जवाब का मौका दूंगी। लेकिन रवि नायर जी, इस सबके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन जिम्मेदार है? जो इरशाद अली के साथ हुआ, उन जैसे दर्जनों लोगों के साथ हो रहा है, ट्राइबल्स के साथ देखिए अलग अलग राज्यों में हो रहा है, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी अप्रोच जिसका जिक्र किया अब इरशाद अली ने, कि हमने समझा कि जब सीबीआई ने साफ तौर पर ये कह दिया कि इसमें पुलिस की गलती है, पुलिस ने फंसाया है, तो हमें लगा कि हंगामा होगा, शोर शराबा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और एक अगर भारतीय नागरिक इस तरह की निराशा अगर उसकी सिस्टम में पैदा होती है तो हम एक लोकतंत्र के तौर पर भी जवाबदेही है। आखिर कौन है जवाबदेह इसके लिए? इसमें दोष के पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का बहुत है। दोष ये है कि हमारे यहाँ सेक्शन 197 है जिससे प्रायर परमिशन मांगना पड़ता है पुलिस या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस दर्ज होने के पहले, और कोई जमहूरी देश में नहीं है, ये केवल हिंदुस्तान में है। इस प्रावधान को पहले वाला धर्मवीरा नेशनल पुलिस कमीशन ने इसको खारिज करने के लिए कहा था, रिकमेंडेशन किया था। उसके बाद हम उस रिकमेंडेशन के बारे में और कुछ नहीं सुने। साथ में मैंडेटरी कॉम्पनसेशन होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए जब ऐसे गलत लोगों को, जो इनोसेंट लोगों को इस तरह के गलत झूठे केस में फंसाया जाए। फोटा में के अंदर एक प्रावधान था, पुलिस कर्मियों के खिलाफ अगर वो गलत केस या फर्जी केस दायर करते तो केस दायर हो सकता था। पोटा के अधीन एक ये था, वो जब यूएपीए के अमेंडेड वर्शन आया था उस प्रावधान को उन्होंने निकाल दिया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो लोग गलत काम करें उनके ऊपर कोई नियंत्रण हो या कोई अंकुश हो। ये बहुत ज़रूरी बात कहने की है। तीसरी बात इसके साथ
जो जुड़ा है आतंकवाद के केसेस में या माओइस्ट नक्सलाइट के केसेस में या अन्य जो सिक्योरिटी रिलेटेड केसेस में बहुत सारा झूठे केस आईबी बनाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जब तक ये पार्लियामेंट के अधीन न आए, जब तक कंट्रोलर जनरल के अधीन न आए, हम जानते, हम टाडा पोटा टेररिस्ट केसेस की बात नहीं करें, हम नंबी नारायणन के केस कर रहे हैं जो इसरो के साइंटिस्ट थे। आज उनका केस पड़ा हुआ है मुआवजा का, एक्विट होके अब आए हैं सुप्रीम कोर्ट मुआवजा के लिए, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे अच्छे लोग जो साइंटिस्ट हैं इनको भी झूठा केस में फंसाया जाता। तो ये बिल्कुल जड़ से आपको कुछ अंकुश और नियंत्रण इन जैसे खुफिया एजेंसियों के ऊपर करना होगा और मैंडेटरी कॉम्पनसेशन होना चाहिए, मुआवजा। ये नहीं कि आप बेंच की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दें। इसमें हिंदुस्तान ने रिजर्वेशन किया है जब उन्होंने साइन किया है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये रिजर्वेशन को ह्यूमन राइट्स कमेटी ने खारिज करने के लिए हिंदुस्तान को कहा, हिंदुस्तान ने मानी नहीं है। इसके साथ में 197 कोई और देश में, कोई जमहूरी देश में, हाँ नॉर्थ कोरिया में होगा, चीन में होगा, लेकिन कोई जमहूरी देश में दिखाओ इस तरह का प्रावधान तो हम मान जाए। तो यानी आप ही कह रहे हैं कि ये जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तुरंत चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। कौन लेगा ये जिम्मेदारी? ये तो सरकार को करना होगा, एग्जीक्यूटिव को करना होगा। पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए ताकि लोगों को जस्टिस सिस्टम के हर स्तंभ पर कुछ विश्वास बना रहे, नहीं तो विश्वास कहाँ बैठ होगा। आप किसी को 11 साल रखते हैं और ये पहला वाला केस नहीं है। अक्षरधाम केस में भी यही था, मालेगांव वाले केस में भी यही था, नंबी नारायणन वाला केस में भी यही था। मैं कितने केस गिनाऊं? मनीषा, ये क्या सिविल सोसाइटी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? सरकार से तो शायद उम्मीद हम नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ये मामले जो ज़्यादातर आए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में दर्ज हुए हैं। ये सब पार्टियों के वक्त में रहे हैं, सब सरकारों ने इस पे अंकुश लगाने की नहीं सोची है। बट मुझे एक बात कहनी थी ये कि सिविल सोसाइटी के अपने लिमिटेशंस हैं। बियॉन्ड हम हल्ला मचा सकते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, हम इन केसेस के बारे में बात कर सकते हैं, जो काउंटर नैरेटिव एक बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उसके जो चर्चा कर रहे हैं हम वो चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा सिविल सोसाइटी एक हद के आगे कुछ नहीं कर पा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक चीज़ कहनी है, जो बार बार और हर बार जब हम इस तरह के केसेस के बारे में बात करते हैं तो एक बात आती है, और प्रकाश सिंह जी ने भी ये बात बोली अभी, कि पुलिस के ऊपर एक तो ओवरबर्डन्ड है, पुलिसकर्मियों की कमी है, ये सब बातें मानते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रेशर होता है, दबाव होता है केस सॉल्व करने का। लेकिन आप इरशाद अली और इनका केस देखिए, क्या प्रेशर था, क्या दबाव था? अगर आप इतने ओवरवर्क्ड हैं तो आप फर्जी केस क्यों बना करके अपना काम बढ़ा रहे हैं? और काम बढ़ा रहे हैं। तो ये बार बार ये कि, और आप अगर आतंकवाद के मामले देखें तो एक्चुअल केसेस, मतलब बहुत ज़्यादातर जो केसेस हैं, एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ केसेस जो हैं, वो कोई खास किसी घटना से जुड़े हुए नहीं है कि फलाना जगह बम ब्लास्ट हो गया या फलाना जगह कुछ। इस मामले में ढूंढना बहुत कुछ नहीं मुश्किल है। हाँ। आप ज्यादातर सिमी के भी केसेस अगर आप देख लें तो ज्यादातर केसेस इस तरह के जो हैं घटना ही नहीं हुई उसके बारे में चर्चा हो रही है। ज्यादातर कॉन्स्पिरेसी के केसेस हैं और वो एंड में पता चलता है कि सब फर्जी केसेस हैं। तो अपना काम क्यों बढ़ा रहे हैं आप? हेगड़े जी, अब क्या होना चाहिए इस मामले में? इरशाद अली के साथ अब कैसे इंसाफ होगा? कैसे ये तय करेगा भारत देश, एक लोकतांत्रिक देश जहां लोकतंत्र के अलग अलग खंभे हैं, कि एक व्यक्ति के साथ जो है, एक इकाई जो है इस देश की, उसके साथ ये नाइंसाफी ना हो? देखिए, जैसे रवि जी ने कह दिया था, जब तक सेक्शन 197 है जो सैंक्शन, जिसके कारण हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ता है प्रोसिक्यूट करने के लिए, तब तक ऐसे मामले चलते रहेंगे। अगर इस मामले में जो ऑफिसर्स थे उन पर अगर मुकदमा चलना है तो अभी भी आपको सरकार से सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, इरशाद अली या जो उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहता है, तो वो सीधे सरकार से मांग ले कि हमें परमिशन दीजिएगा प्रोसिक्यूट करने के लिए। अगर कोई ऐसे 4 केस चलते हैं पुलिस ऑफिसर्स पे जहाँ पे उनको भी कोर्ट में आना पड़े, तभी ही थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। आपको याद होगा, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, 20 सेकंड में जवाब दीजिए प्रकाश सिंह जी, कि पुलिस भी जो है वो भी जनता के लिए ही जवाबदेह है। अगर जनता का विश्वास उठ गया पुलिस पे तो फिर पुलिस के काम करने का फायदा क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर पुलिस को जनता का विश्वास नहीं प्राप्त है तो पुलिस अपना काम नहीं कर सकती। पर जनता का विश्वास जीतने के लिए मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि let India's police be transformed into a people's police. Today it is rulers police. आज तो ये हुक्मरानों के इशारे पे चलती है। तो आप इस पुलिस का चरित्र क्यों नहीं बदलते हैं? इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन उठाते? इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? पुलिस
जब तक ये मूल चरित्र नहीं बदलेगा, ये रूलर्स पुलिस से जब तक पीपल्स पुलिस नहीं होगी, तब तक ये इस तरह के हालात होते रहेंगे और हम इस पे डिबेट करते रहेंगे और उसके बाद फिर इस तरह के बात आते होंगे, फिर हम डिबेट करेंगे और इस सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पुलिस मेहमानों का। सुधार की जब बात जी हाँ, होती है, इसमें आमूल समय परिवर्तन की समाप्त हो जरूरत चुका है, है। तो एक बड़े बदलावों के साथ शायद छोटे बदलावों की भी जरूरत है कि ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से अलग अलग समाजों में जो भेदभाव है, खासकर कुछ समुदायों के प्रति, जो हाशिए के समुदाय हैं उनके प्रति, शायद ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। खास तरह के लोगों का जेल में भरा होना और बड़ी तादाद में उनका जेल का में होना, आबादी से भी कहीं ज़्यादा। इसके साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।